हेलो, गुड मॉर्निंग। सनराइज विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक आ चुकी हैं, इसलिए हम अपना समय बर्बाद न करते हुए सीधे ही विषय की बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं, अध्याय की बात करते हैं। आइए, आज हम ले रहे हैं अध्याय 10, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन। देखिए, यह टॉपिक मेरा पढ़ाने का यह तरीका रहेगा कि इस चैप्टर के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। वो एमसीक्यू बनेंगे, रिक्त स्थान बनेंगे, वन लाइनर बनेंगे, या फिर लघुत्तरात्मक बनेंगे, अति लघुत्तरात्मक बनेंगे, या निबंधात्मक बनेंगे। हम इनकी चर्चा करते हुए ही चलेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। उस टॉपिक में से किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, यह बहुत ज़रूरी है। तो हम उस टॉपिक को उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से इस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो एक नंबर का आएगा, लेकिन उसको रटे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बोर्ड में जिस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा उसी प्रकार से हमको टॉपिक क्लियर करना है। तो आइए, इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम प्रकाश की। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आपको बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार का कार्य करना है। सबसे पहले टॉपिक डालोगे और उसके नीचे डबल लाइन से एरो करेंगे और यहां से शुरुआत करोगे। तो जैसे ही प्रकाश का नाम सुनते हैं तो अपने दिमाग में क्या आता है, बताइए। जैसे ही प्रकाश का नाम सुनने में आता है, हमारे दिमाग में केवल एक चीज आती है, वह क्या है? सूर्य का प्रकाश। यदि आपके दिमाग में प्रकाश का नाम लेते ही सूर्य आता है तो आपको विज्ञान आती है। तो देखिए, सूर्य क्या है? हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का क्या है? प्रकाश। तो जो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है वह क्या है? सूर्य। इसको याद रखेंगे, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। तो देखिए, प्रकाश का कार्य क्या है? हम प्रकाश को बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो बताइए, प्रकाश का कार्य क्या है? प्रकाश का जो कार्य है वह है हमारे को वस्तुओं को दिखाने में सहायता करता है। वस्तुओं को दिखाने में क्या करता है? सहायता करता है। तो विज्ञान में इसको देखो किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। आइए, अभी अपन सीखते हैं। इसको मैं मिटाता हूं भाई। देखिए, प्रकाश वह कारक है जो स्वयं अदृश्य रहता है। जो स्वयं तो अदृश्य रहता है, लेकिन हमारे लिए विभिन्न वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। लेकिन क्या करता है वो? हमारे लिए विभिन्न वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, इसीलिए हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जो स्वयं अदृश्य रहता है, लेकिन विभिन्न वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। स्वयं तो क्या रहता है? वो अदृश्य रहता है, लेकिन हमारे लिए विभिन्न वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है।
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है भाई। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। दृष्टि संवेदना का मतलब है देखने की शक्ति, इसी के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसके अंदर? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। देखिए, प्रकाश के कारण ही हमें संसार रंग बिरंगा दिखाई देता है। यदि प्रकाश नहीं होता तो प्रत्येक वस्तु हमें कैसी दिखाई देती? काली दिखाई देती। देखिए, जैसे कि अभी दिन है तो दिन में क्या होता है? सूर्य होता है, और सूर्य क्या है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। जैसे ही सूर्य छिप जाता है तो हमें कुछ भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, प्रत्येक वस्तु काली दिखाई देती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देखने के लिए बल्ब, टॉर्च, इस प्रकार से आदि चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी की सभी बल्ब है, टॉर्च है, ये सभी की सभी क्या है? ये सभी की सभी एक ही प्रकाश का ही स्रोत है। तो समझ में आ गया होगा, प्रकाश वह कारक है जो स्वयं अदृश्य रहता है लेकिन भिन्न भिन्न वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं होता तो प्रत्येक वस्तु हमें काली दिखाई देती। चलिए, ये क्या हो गई? ये प्रकाश की सभी परिभाषाएं हो गई। अब हम देखते हैं प्रकाश के गुणधर्म। इतने यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना है प्रकाश का गुणधर्म। इसमें से भाई आपको मैं बता देता हूं, इसमें से यदि क्वेश्चन बनता है तो एक छोटा क्वेश्चन बनेगा, वो गुणधर्म पर बनेगा। वो कौन सा बनेगा अभी हमारे सामने आता है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। चलिए, अब देखिए, अगला जो टॉपिक है वह है प्रकाश का गुणधर्म। जो पहला गुणधर्म है वह देखिए, प्रकाश हमेशा सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, यह पहला पॉइंट हो गया। प्रकाश जो है हमेशा ही स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गमन करेगा, तिरछा टेढ़ा कभी भी गमन नहीं करता है। यह टॉपिक, ये जो है प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। यह विवर्तन, अगर आपको यह याद है तभी आप विवर्तन की परिभाषा दे सकते हैं। देखिए, इस गुणधर्म से हम विवर्तन की परिभाषा बनाएंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में तो गमन कर सकता है लेकिन अपारदर्शी में गमन नहीं कर सकता। सुनिएगा, जो प्रकाश है वह पारदर्शी वस्तुओं में गमन कर सकता है, पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं कर सकता। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकता है
लेकिन अपारदर्शी माध्यम में नहीं। पारदर्शी और अपारदर्शी दो नाम यहां आए। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार देखा जा सके, और अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अब आपको इतना ही याद रखना है। देखिए तीसरा पॉइंट, चलो मैं आपको ये और बता देता हूं कि पारदर्शी माध्यम में कैसे गमन कर सकता है और अपारदर्शी में गमन क्यों नहीं कर सकता। देखिए ये पारदर्शी है, इसके आर पार तो जा सकता है, लेकिन ये क्या है, अपारदर्शी, तो इसके आर पार ले जाकर इसके टकरा कर और वापस उसी दिशा में लौट जाता है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल से, बस इतना ही आपको याद रखना है। तीसरा गुणधर्म देखिए, इनमें कौन सा इंपॉर्टेंट है ये भी बताएंगे, और कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ये भी बताएंगे अभी। पहला तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। देखिए प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। क्यों विचलित हो जाता है, इसको डिटेल से तो हम अपवर्तन में पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं किस प्रकार से अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। ये कोई माध्यम फर्स्ट है मान लो, ये नीचे वाला माध्यम सेकंड है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। क्यों हो जाता है वह हम अपवर्तन में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूं इसका कारण क्या है। या तो उसका वेग बढ़ेगा या उसके वेग में कमी होगी। अब कब तो वेग बढ़ेगा कब कमी होगी ये हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे ही आगे टॉपिक आएगा। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट, प्रत्येक माध्यम में प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। मतलब जो भी माध्यम होंगे अलग अलग, उन सभी के अंदर प्रकाश का वेग क्या है, अलग अलग होगा। वायु में अलग होगा, निर्वात में अलग होगा, जल में अलग होगा, कांच में अलग होगा। जितने भी माध्यम हैं सभी में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न या अलग अलग होगा। किसमें कितना होगा ये भी हम आगे के चैप्टर में, मतलब आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आएगा वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए 5 नंबर का पॉइंट देखिए। अब 5 नंबर का गुणधर्म, प्रकाश जो है, प्रकाश सबसे तेज गति किस माध्यम में करता है, तो आपका उत्तर होगा निर्वात। प्रकाश निर्वात में सबसे तेज या सर्वाधिक गमन करता है।
निर्वात में प्रकाश सबसे तेज गमन करता है। देखिए अब एक शब्द आया है निर्वात, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से वन लाइनर क्वेश्चन या एमसीक्यू या रिक्त स्थान बन सकता है, तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए। निर्वात जो है वह क्या होता है? निर्वात की वैसे तो स्पेशल कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन आपको मैं समझा सकता हूं एक एग्जाम्पल के जरिए से। उस एग्जाम्पल को जरा गौर से सुनिएगा। आपके पास एक सड़क है, एक रोड है, उसके अंदर काफी लोग विचलन कर रहे हैं, मतलब गति कर रहे हैं या जा रहे हैं, या ऐसे कह सकते हैं एक रोड है उस पर काफी ट्रैफिक है और एक रोड है वह काफी खाली है, पूरा का पूरा खाली है। तो आप बताइए आप किस रोड पे सबसे तेज चल सकते हैं, ट्रैफिक वाले रोड पे या खाली रोड पे? बताइए, आपका आंसर होगा खाली रोड पे। क्यों? क्योंकि वहां पे अवरोध नहीं है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। निर्वात भी एक इसी प्रकार से है कि निर्वात का मतलब आप याद रख सकते हो जिसमें कोई अवरोध ना हो, यह बिल्कुल खाली हो, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इस एग्जाम्पल के जरिए। तो बताइए प्रकाश सबसे तेज गति किस माध्यम में करता है? तो आपका आंसर होगा निर्वात में। लेकिन इसी के साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि निर्वात में प्रकाश का जो वेग है या गति है वह कितना होता है? तो वो आपको याद रखनी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये वैल्यू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स भी हल होंगे और यह क्वेश्चन पूछ भी सकता है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि प्रकाश के अंदर निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, आपको ऑप्शन दे देगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर सेकंड, और आपको और दे देगा 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁵ सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो जो आपका आंसर होगा वह यह सही होगा। यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे यदि बनते हैं तो। चलिए मैं इसको हटाता हूं। यह आपके प्रकाश के गुणधर्म हो गए, इतने ही काफी हैं। वैसे तो और भी हैं गुणधर्म, लेकिन आपकी क्लास के लिए इतना ही काफी है। अब देखिए जो आपकी बुक है उसके अंदर एक छोटा सा मेंशन कर रखा है विवर्तन, तो उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। विवर्तन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि प्रकाश जो है सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। अभी अभी आपने प्रकाश के गुणधर्म में पहला गुणधर्म ही पढ़ा है। लेकिन अब देखिए विवर्तन की परिभाषा क्या होगी कि प्रकाश के पथ में रखी गई वस्तु अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी है, तो प्रकाश सीधे गमन करने के बजाय वह उसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है? विवर्तन। तो देखिए मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, लिखता हूं, प्रकाश के पथ में रखी गई वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय इसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति को
दर्शाता है। देखिए ये इसकी एक परिभाषा हो गई, इसको मैं समझाता हूं। पहले आप परिभाषा देखिए, प्रकाश के पथ में रखी गई वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय इसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है? विवर्तन। यह प्रवृत्ति विवर्तन कहलाती है। देखिए यह कोई प्रकाश आ रहा है, यह सीधी रेखा में गमन करता है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसका गुणधर्म है। यदि हम इसके पथ में एक अत्यंत छोटी वस्तु रख देते हैं तो प्रकाश ये, लेकिन वस्तु कैसी है? ये अपारदर्शी। अब अपारदर्शी है तो इसमें से तो गुजर नहीं सकता प्रकाश, तो ये प्रकाश क्या करेगा कि ये क्या करेगा, इसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाएगा। यह घटना क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। देखिए आपने टॉर्च देखी होगी, टॉर्च क्या करती है? देखो ये टॉर्च है कोई, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये एक टॉर्च है, टॉर्च में एक बल्ब लगा होता है, प्रकाश कैसा चलना चाहिए? सीधा जाना चाहिए, इसका गुणधर्म है। लेकिन ये क्या, इसके प्लास्टिक आती है, उसके किनारों से टकरा जाता है और ये कैसे दर्शाता है? इस प्रकार से फैलता जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको विवर्तन समझ में आ गया होगा। विवर्तन के अंदर केवल एक परिभाषा ही पूछ सकता है, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन नहीं बनता। विवर्तन किसे कहते हैं? तो आप सीधे से लिखोगे, प्रकाश के पथ में रखी गई वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय इसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह प्रवृत्ति विवर्तन कहलाती है। चलिए अभी मैं इसको हटाता हूं। शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है। इसी के साथ अब देखिए, प्रकाश हो गया और प्रकाश के गुणधर्म हो गए। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैंने आपको बता दिए। अब अपना जो अगला टॉपिक होगा वह परावर्तन होगा। परावर्तन। अब देखिए परावर्तन किसे कहते हैं, इसको हमें समझेंगे, लेकिन पहले हमें डायग्राम बनाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि एग्जाम में पहले डायग्राम नहीं बनाना है आपको। मैं तो समझाने के लिए पहले डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में पहले इसकी परिभाषा लिखनी है, फिर दूसरे नंबर पर डायग्राम बनाना है, फिर तीसरे नंबर पर इसके नियम लिखने हैं। आइए हम परावर्तन को समझते हैं। परावर्तन को समझने से पहले हम एक पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो पृष्ठ का निर्माण कैसे करेंगे भाई? आइए देखिए, मैं यहां मेंशन करता हूं पृष्ठ को। पृष्ठ देखिए, एक कांच की पारदर्शी क्या लेंगे? स्लेट लेंगे। एक कांच की स्लेट लेते हैं पारदर्शी, और उसके एक तरफ चांदी की पॉलिश कर देते हैं। चांदी की पॉलिश, या इसको हमें सिल्वर कार्ड की पॉलिश भी बोल सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही एक तरफ चांदी की पॉलिश कर देते हैं तो यह पृष्ठ का निर्माण करता है। इसे पृष्ठ भी कह सकते हैं या समतल दर्पण भी कह सकते हैं। तो परिभाषा यदि पूछ ले पृष्ठ की या समतल दर्पण की तो आप लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे? देखिए क्या लिखोगे आप कि एक पारदर्शी कांच की स्लेट लेते हैं जिसके एक तरफ चांदी की पॉलिश करते हैं तो वह पृष्ठ या समतल दर्पण का निर्माण होता है। तो देखिए परावर्तन किसे कहते हैं? एक पृष्ठ लेते हैं, आपको मालूम है पृष्ठ के एक तरफ चांदी की पॉलिश होती है, तो यहाँ चांदी की पॉलिश
हो चुकी है। तो ये क्या बन गया है कि पृष्ठ बन गया है या समतल दर्पण बन गया। अब देखिए इस पे एक माध्यम से प्रकाश की किरण आती है, इस दर्पण से या पृष्ठ से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हमें नहीं मालूम कि किस माध्यम से आ रही है प्रकाश और कहाँ जा रही है, हमें बस ये मालूम है कि एक माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है, दूसरे माध्यम में स्थित परावर्तक पृष्ठ से टकरा रही है और वापस उसी माध्यम में लौट जा रही है। तो देखिए प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है, ये देखिए एरो का निशान जरूर लगाओगे, इससे ये आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ टकरा रही है और वापस से उसी माध्यम में लौट जा रही है। लौटने के लिए इस प्रकार का निशान लगाओगे, इस प्रकार का एरो, इस प्रकार का तीर लगाओगे। इस प्रकार की प्रवृत्ति दर्शा रही है आने की और ये जाने की। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या हो गई, आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। लेकिन हम एक और कार्य करते हैं, इस पे एक अभिलंब डालते हैं। तो चलिए इस पे एक अभिलंब हमें डालते हैं। ये एक अभिलंब हो गया, तो मैं इसको अब नाम दे देता हूं पी क्यू, इसको नाम देता हूं। ये क्या है, पृष्ठ है, ये नाम दे देता हूं मैं इसको ओ बिंदु। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं ए बिंदु, इसको बी बिंदु, अब इसको भी नाम दे देता हूं मैं एन। लेकिन अब आपको याद रखना है कि जैसे इस पे अभिलंब डालते हैं तो यहाँ कोणों का निर्माण हो जाता है। तो ये कोण और एक ये कोण, यहाँ पे दो कोणों का निर्माण हो गया। मैं इसको नाम दे देता हूं कोण आई और इसको नाम देता हूं कोण आर। ठीक है, अब मैं इसको यहां से थोड़ा सा हटाता हूं और मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। देखिए इसकी परिभाषा देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है, दूसरे माध्यम में पृष्ठ से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। देखिए परिभाषा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है, दूसरे माध्यम में पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो देखिए एक साइड में आपको दर्शाता हूं कि क्या क्या है। देखिए ए ओ जो है यह है आपतित किरण, क्योंकि यह आपतित हो रही है, ये आ रही है आपतित किरण। ठीक है, और ये कौन सी किरण है, टकराने के पश्चात वापस लौट जाती है, तो इसे कहते हैं हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये क्या है, ये एक अभिलंब है, अभिलंब है। ठीक है, ये कोण क्या है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। ये क्या है, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु। ठीक है, ये क्या है, ये एक पृष्ठ है,
तो देखिए मैं इधर लिख देता हूं साइड में, जिससे आपको मालूम हो। AO, AO क्या है? यह है आपतित किरण। ठीक है। और OB, OB क्या है यहां? परावर्तित किरण। ठीक है। और NO, NO क्या है यहां? अभिलंब है, अभिलंब है। और ये देखिए हमने PQ, PQ क्या है? पृष्ठ है। और देखिए क्या रह गया? ये दो कोण रह गए। तो कोण I को जो कहेंगे हम कहेंगे आपतन कोण। जो यहां कोण R है वह है परावर्तन कोण। जो बिंदु O है वह है आपतन बिंदु। यहां मेंशन कर दो जिसे आप बोल ना पाओ। परिभाषा हो गई, आपके सभी के समझ में आ गया होगी। तो देखिए हम अब इसके नियम में पढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जाम में आपको क्या करना है? परिभाषा लिखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। सबसे पहले आपको परावर्तन की परिभाषा लिखनी है। दूसरे नंबर पर आपको डायग्राम बनाना है। तीसरे नंबर पर नियम लिखने हैं। तो आइए अब नियमों की बात करेंगे हम। चलिए नियम देखिए। नियम फर्स्ट, आप खुद ही देखिए आपको क्या नजर आएगा। पहला नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं, जिसे आपतन बिंदु O कहते हैं। पहला नियम यही हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं, जिसे आपतन बिंदु O कहते हैं। देखिए पहला नियम यह हो गया। अब देखिए दूसरा नियम। दूसरा नियम शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं पहला नियम हटाता हूं। लेकिन आप इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड नियम देखिए, इसका क्या होगा? आपको दिख रहा होगा कि कोण I और कोण R आपस में क्या है? बराबर हैं। तो देखिए नियम नंबर 2, कौन सा? कोण I, और कोण I को क्या कहते हैं? आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में